थ्योरी मीन्स VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो बच्चों इनसे पहले वैज्ञानिक वर्नर थे, आपको पढ़ा चुके वर्नर थ्योरी। तो वर्नर ने अपनी जो थ्योरी दी थी वो दी थी 1805 में। वर्नर ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के विषय में सन 1892 में बताया था। उसके बाद में वैज्ञानिक लिनियस पॉलिंग ने सन 1930 में, किस सन में, सन 1930 में संयोजी बंध सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो हमें संयोजी बंध सिद्धांत देखना है कि संयोजी बंध सिद्धांत क्या होता है। देखो संयोजी बंध सिद्धांत में क्या बताया है, इस सिद्धांत के पॉइंट, एक पॉइंट पर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आखिरकार संयोजी बंध सिद्धांत है क्या। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1930 में वैज्ञानिक लिनियस पॉलिंग ने किया था। इस सिद्धांत में उन्होंने पहला पॉइंट क्या बताया है, पहले पॉइंट पे चर्चा करेंगे। फर्स्ट पॉइंट पे देखिए, फर्स्ट पॉइंट पे इन्होंने ये बताया था कि केंद्रीय धातु परमाणु को अपनी समन्वय संख्या के बराबर, केंद्रीय धातु परमाणु को अपनी समन्वय संख्या के बराबर खाली संकरित कक्षकें उपलब्ध करानी। केंद्रीय धातु परमाणु को अपनी समन्वय संख्या के बराबर खाली संकरित कक्षकें उपलब्ध करानी होती है। केंद्रीय धातु परमाणु को अपनी समन्वय संख्या के बराबर खाली संकरित कक्षकें उपलब्ध करानी होती है। जैसे मान लीजिए हम इस संकुल की बात कर रहे हैं, तो इसमें केंद्रीय धातु परमाणु कौन सी है, M। तो इसको कितने खाली कक्षक उपलब्ध कराने होंगे, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, 4। तो इसे कितने खाली कक्षक उपलब्ध कराने होंगे, 4। इसी प्रकार से अगर Ml6 इस प्रकार का कंपाउंड है, तो इसमें केंद्रीय धातु परमाणु को कितने खाली कक्षक उपलब्ध कराने होंगे, 6। तो कहने का मतलब ये है कि पहले पॉइंट में ये बताया गया है कि केंद्रीय धातु परमाणु को अपनी समन्वय संख्या के बराबर खाली संकरित कक्षकें उपलब्ध करानी होती है। मतलब संयोजी बंध सिद्धांत का पहला पॉइंट यही है कि केंद्रीय धातु परमाणु को अपनी समन्वय संख्या के बराबर खाली संकरित कक्षकें उपलब्ध करानी होती है। देखिए ध्यान देना, पहली चीज आपको बताया खाली होनी चाहिए कक्षकें। कैसे होनी चाहिए, खाली संकरित कक्षकें उपलब्ध करानी होती है। खाली संकरित कक्षकें उपलब्ध करानी होती है। तो पहली चीज तो केंद्रीय धातु परमाणु जो कक्षकें उपलब्ध कराएगी वो पूर्ण रूप से कैसी होगी, खाली होगी और संकरित होगी। खाली संकरित कक्षकें उपलब्ध करानी होती है। फिर से सुन लीजिए, संयोजी बंध सिद्धांत का पहला पॉइंट है केंद्रीय धातु परमाणु को अपनी समन्वय संख्या के बराबर खाली संकरित कक्षकें उपलब्ध करानी होती है। सेकंड पॉइंट इसमें ये बताया गया कि जो खाली संकरित कक्षकें हैं, तो संकरण में जो धातु होती है वह अपने N-1D, NS, NP व ND कक्षकों का उपयोग कर सकती है। फिर से एक बार, पहला पॉइंट क्या था, केंद्रीय धातु परमाणु को अपनी समन्वय संख्या के बराबर खाली संकरित कक्षकें उपलब्ध करानी होती है। पहला पॉइंट में क्या बताया, केंद्रीय धातु परमाणु को अपनी समन्वय संख्या के बराबर खाली संकरित कक्षकें उपलब्ध करानी होती है। पहला पॉइंट क्या बताया, केंद्रीय धातु परमाणु को अपनी समन्वय संख्या के बराबर खाली संकरित कक्षकें उपलब्ध करानी होती है। समन्वय संख्या 3 है, तो खाली संकरित कक्षकों की संख्या 3 होगी। समन्वय संख्या 4 है, तो खाली संकरित कक्षकों की संख्या 4 होगी। सेकंड पॉइंट ये है कि जो केंद्रीय धातु परमाणु है वह संकरण में कौन कौन सी कक्षकें भाग ले सकते हैं। संकरण में कौन कौन सी कक्षकें भाग ले सकते हैं, तो संकरण में बच्चों N-1D की कक्षकें, NS की कक्षकें, NP की कक्षकें और ND की कक्षकें भाग ले सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट जो है कि केंद्रीय धातु परमाणु संकरण में कौन कौन सी कक्षकें
भाग ले सकते हैं। तो संकरण में बच्चों n-1d कक्ष के, ns कक्ष के, np कक्ष के और nd कक्ष के भाग ले सकते हैं। संकरण में कौन कौन से कक्ष के भाग ले सकते हैं? n-1d, ns, np और nd कक्ष के भाग ले सकते हैं। अब ये जब कक्ष के भाग लेंगे तो अलग अलग प्रकार के संकरण भी होंगे। तो अगर मान लो संकरण में बच्चों अगर संकरण में मान लो s की 1 और p की 3 कक्ष के भाग ले रहे हैं, s की 1 और p की कितनी 3 कक्ष के भाग ले रहे हैं, तो संकरण आ गया sp3। और अगर किसी संकुल में संकरण sp3 आ रहा है, इट मीन्स उसकी आकृति कैसी होगी बच्चों? चतुष्फलकी होगी, चतुष्फलकी होगी। और यदि बच्चों संकरण में मान लो एक ये मतलब एक डी आ गई, एक यस आ गई और 2 पी आ गई, तो संकरण हो गया dsp2। तो आकृति हो जाएगी वर्गाकार समतली, वर्गाकार समतली हो जाएगी। बच्चों अगर संकरण कौन सा आता है? sp3, तो आकृति बनती है समचतुष्फलकी। ये समचतुष्फलक के आकार की आकृतियां बनती है। कैसी बनती है? समचतुष्फलकी। और अगर बच्चों संकरण ये आ रहा है तो आकृति कैसी बनेगी? वर्गाकार समतली। ये इस प्रकार से वर्गाकार समतली बनेगी। और अगर मान लीजिए संकरण में d की 2, s की 1 और p की 3 कक्ष के भाग ले रहे हैं, कितनी? s की 1, d की 2 और p की 3 कक्ष के भाग ले रहे हैं, तो संकरण क्या हो जाएगा? d2sp3 या n-1 d की 2, s की 1 और p की 3 कक्ष के भाग ले रहे हैं, तो संकरण ये हो जाएगा। और अगर मान लीजिए s की 1, p की 3 और nd की 2 कक्ष के भाग ले रहे हैं, तो संकरण sp3d2 हो जाएगा। तो इन संकरण पर उसकी आकृति हो जाएगी अष्टफलकी। कैसी हो जाएगी? अष्टफलकी आकृति हो जाएगी अष्टफलकी। कैसी हो जाएगी? अष्टफलकी। तो अष्टफलकी आकृति कैसी बनती है बच्चों? ये अष्टफलकी आकृति, ये अष्टफलकी आकृति। तो सेकंड पॉइंट क्या था? सेकंड पॉइंट यही है, देखिए पहला पॉइंट ये है कि केंद्रीय धातु परमाणु को अपनी समन्वय संख्या के बराबर खाली संकरित कक्षियां उपलब्ध करानी होगी। केंद्रीय धातु परमाणु को अपनी समन्वय संख्या के बराबर खाली संकरित कक्षियां उपलब्ध करानी होगी। सेकंड पॉइंट में ये बताया गया है कि संकरण में केंद्रीय धातु परमाणु n-1d, ns, np तथा nd कक्षकों का उपयोग कर सकता है। संकरण में केंद्रीय धातु परमाणु n-1d, ns, np व nd कक्षकों का भाग ले सकते हैं। ये कक्षक भाग ले सकते हैं। संकरण में n-1d, ns, np, nd कक्षक भाग ले सकते हैं। अब इनके भाग लेने से विभिन्न प्रकार के संकरण आते हैं। यदि मान लीजिए संकरण में 1, s और 3 भी भाग ले रही है, तो संकरण होगा sp3। तो आकृति कैसी बनेगी? उस संकुल की चतुष्फलकी। अगर एक n-1d का 1d कक्षक, 1s और 2p कक्षक भाग ले रहे हैं, तो उस संकुल की आकृति कैसी बनेगी? वर्गाकार समतली। और यदि n-1d के 2, s का 1, p के 3 या फिर ns के 1, np के 2 और nd के 3 और nd के 2 कक्षक भाग ले रहा है, तो उसकी आकृति कैसी होगी? अष्टफलकी। तो ये 2 पॉइंट हो गए। इसके बाद में हम लोग तीसरे पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे। तीसरा पॉइंट बच्चों इसमें है तीसरा पॉइंट इसमें ये है कि जो केंद्रीय धातु परमाणु होती है, केंद्रीय धातु परमाणु के डी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन,
केंद्रीय धातु परमाणु के डी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संकरण में भाग नहीं लेते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु के डी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 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 संकरण में भाग नहीं लेते। अगला पॉइंट ये बताया गया है, चौथा पॉइंट ये बताया गया है, चौथे पॉइंट में ये बताया गया है कि देखिए पहले पॉइंट में तो बता दिया गया केंद्रीय धातु परमाणु अपनी समन्वय संख्या के बराबर खाली संकरण कक्ष में उपलब्ध कराता है। दूसरे पॉइंट में ये बता दिया कि संकरण में n-1d ns np व एंडी कक्ष के भाग लेती है, जिनके कारण इनकी विभिन्न प्रकार की ज्यामितियां बनती हैं। और डी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं ये संकरण में भाग नहीं लेते। इसके बाद में चौथे पॉइंट में ये बताया गया है, चौथे पॉइंट में बताया गया है बच्चों कि प्रबल लीगेंड, जैसे प्रबल लीगेंड कौन लीगेंड CO, Cl, OX, प्रबल लीगेंडों CO, Cl, OX इनकी उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हुंड के नियम के विपरीत होगा। हुंड का नियम आप सभी जानते होंगे। हुंड के नियम में ये बताया गया है कि जैसे मान लो डी कोष में 5 कक्षक हैं, डी कोष में कितने कक्षक होते हैं बच्चों? 5 कक्षक। तो इसमें ऐसा बताया गया, हुंड का नियम कहता है कि पहले सभी में एक एक इलेक्ट्रॉनों को आप प्रवेश कराओ, यदि बच जाए तो उनका युग्मन कराओ। लेकिन अगर लीगेंड आपके कैसे हैं बच्चों? प्रबल लीगेंड है, यानी ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यदि लीगेंड प्रबल है तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हुंड के नियम के विपरीत हो जाएगा। मतलब इनको इसमें भरना भी नहीं पड़ेगा, ये पहले ही इसमें युग्मित हो जाएंगे, हुंड के नियम के विपरीत युग्मन हो जाएगा। प्रबल लीगेंडों की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन किसके विपरीत हो जाता है? हुंड के नियम के विपरीत हो जाता है। ओके, अब इसके बाद में अगले पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं। अगला पॉइंट क्या है? पांचवा पॉइंट। पांचवें पॉइंट में ये बताया गया है बच्चों, पांचवें पॉइंट में ये बताया गया है कि यदि मान लीजिए कोई हम संकुल बना रहे हैं, उस संकुल में कौन से केंद्रीय धातु परमाणु के n-1d के कक्षक काम, अगर किसी संकुल में यदि कोई संकुल बन रहा है, उस संकुल में n-1d के कक्षक ns और np के कक्षक भाग लेते हैं। जरा ध्यान सुनो, यदि किसी संकुल में n-1d के कक्षक ns कक्षक और np के कक्षक भाग लेते हैं, तो ऐसे संकुल को हम लोग कहते हैं अंतः कक्षक जटिल यौगिक। क्या कहते हैं? अंतः कक्षक जटिल यौगिक कहते हैं, अंतः कक्षक जटिल यौगिक कहते हैं। और अगला पॉइंट ये बताया गया है, यदि मान लीजिए कि किसी संकुल में ns, np व nd कक्षक भाग लेते हैं, ns, np, nd कक्षक, तो ऐसे को हम लोग कहते हैं वाह कक्षक जटिल यौगिक। यदि कौन कौन से कक्षक इन्वॉल्व हो रहे हैं? n-1d ns np के कक्षक इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उसे अंतः कक्षक जटिल यौगिक कहते हैं। और यदि ns np nd कक्षक भाग ले रहे हैं तो ऐसे यौगिकों को बाह्य कक्षक जटिल यौगिक कहते हैं। अब बच्चों यही संयोजी बंध का सिद्धांत है। इस सिद्धांत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराने हैं, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर कराते हैं। बच्चों संयोजी बंध के जो क्वेश्चन है वो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर देंगे। तब तक आप इस
सिद्धांत को आप पढ़िए, अच्छे से समझिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।